तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव के पहले का आखिरी दाम चल दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री, इस कार्यकाल के तीसरे, और उनके साथ कुल मिलाकर के 11 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मेरे साथ अगर राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हैं तो सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, ये 11 चेहरे, क्या समीकरण एक तो नजर आ रहा है, दूसरा क्या ये पूरे रिपीटेड चेहरे हैं, पुराने मंत्रिमंडल के ही चेहरे हैं, और पोर्टफोलियोज क्या होंगे इनके, उसमें परिवर्तन होगा इस बार या सेम एज इट इज रहने वाले हैं? तो देखिए, अब समापन हो गया है शपथ ग्रहण समारोह का। पुष्कर सिंह धामी नए प्रदेश के सीएम, इसके अलावा सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, स्वामी यतीश्वरानंद, इन सभी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। राहुल प्रकाश का सीधा रुख कर रही हूं। राहुल, क्या ये वही रिपीटेड चेहरे हैं पिछले मंत्रिमंडल के, और पोर्टफोलियोज में इस बार बदलाव होगा या एज इट इज बने रहेंगे जैसा पहले थे? देखिए, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, बदलाव वही नहीं है। और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है 11 चेहरे, जो 11 चेहरे वही चेहरे हैं। और हालांकि पोर्टफोलियो की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है, जिस समीकरण की हम बात कर रहे थे, जिस अटकलों की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो भी उसी आधार पर ही होगा। क्योंकि सतपाल महाराज सबसे पहले जिन्होंने मुख्यमंत्री के बाद शपथ ली है, उसके बाद हरक सिंह रावत हों, यशपाल आर्या हों, तमाम वो चेहरे थे जिनका नाम पहले चर्चाओं में था। और अब जिस तरीके की तस्वीर है उसके साथ साफ है कि पुराना जो मंत्रिमंडल है वही रहेगा। पोर्टफोलियो क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो महज कुछ महीने बचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके की तस्वीर देख रहे थे कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट, विकास की बात हो रही थी, उसको कैसे किया जाएगा पूरा, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो बड़ा देख कर दिया जाएगा। क्योंकि राहुल, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, और सुरेंद्र जी बस आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक कॉमेंट में प्रदीप जी आपसे लेना चाहती हूँ। यहां पर हमें जो देखने को मिला है, ब्राह्मण राजपूत ये इस प्रकार जितने चेहरों ने, और दूसरे नंबर पर सतपाल महाराज जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है आज, ये पूरा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण, सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये जो आखिरी दाव है चुनाव के पहले, कैसा नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत ही कठिन जो है दौर होगा। ये 7-8 महीने का समय जो है उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनको पहले से बनी बनाई एक टीम दी गई है। आप अगर क्रिकेट से थोड़ी तुलना करें तो आप समझिए कि एक टीम चुन ली गई, उसके बाद विराट कोहली को कहा गया कि अब आप कप्तान होंगे इसके। तो ये चलाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। और इसमें वरिष्ठ लोग हैं, उनसे सब जो भी हैं उनसे वरिष्ठ ही हैं। तो ऐसे में एक एडवांटेज भी है उनको, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। बराबर के लोगों में ईगो क्लैश बहुत होता है, लेकिन अगर वो सबसे जूनियर हैं और सबसे मिलते रहे हैं, सबका आशीर्वाद रहा होगा उनको, ये मानकर चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक संभावना बन सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये फैसला देने में कि पुष्कर सिंह धामी सफल होंगे या नाकाम होंगे। उनका महीने 2 महीने का कामकाज देखने के बाद, देखिए 1-2 महीने में ही तीर्थ सिंह रावत का दिख गया कि इनके बस का नहीं है, ये नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। वो संवैधानिक जो बात कही जा रही है अड़चन की, वो एक बहाना बना, वो कोई बड़ा इशू नहीं था मेरे, क्योंकि कोशिश भी नहीं की बीजेपी ने। ये साफ तौर पर देखने को मिला कि उपचुनाव कराए जाए या नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, पहले नंबर पर आप क्या रखेंगे? मार्किंग इस वक्त दीजिए आप। पहले नंबर पर ये अंदरूनी खींचतान आप रखना चाहेंगे, या आपके हिसाब से जो सियासी गणित, जो घेरने की कोशिश अगले चुनाव में की गई है, जो साफ नजर आ रहा है वो? आशा जी, उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समय देंगे। पहली चीज तो पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो और बधाई उन्हें। भाई, रही बात आपने जो बात कही, आप स्वयं ही और प्रदीप जी ने भी वही बात कही है। कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। तो सच बात यह है कि किरदार बदल देने से नाटक नहीं बदलता है। अब धामी जी आज बधाई के पात्र हैं, लेकिन 2-3 चीजें हम धामी जी से जरूर उम्मीद रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे। पहली चीज तो वो अपने घोषणा पत्र को पूरा पढ़ लें। अपने घोषणा पत्र को कम से कम, ये मुख्यमंत्री तो ऐसे हों जो घोषणा पत्र को पढ़ें और इसके बाद सम्यक डिसीजन ले। आदरणीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में लगभग 32,000 नौकरियां हम लोगों ने दी थी उत्तराखंड के उसको, और हमने ये फालतू वाली बात नहीं कि 3 लाख दे दी, 7 लाख दे दी।
इन लोगों ने अभी तक 320 नौकरियां तक नहीं दी हैं। पूरी की पूरी जितनी परीक्षाएं कराई हैं सारी या तो अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं या भटकी हुई हैं। तो बेरोजगारी की दर आज की डेट में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। हम उम्मीद करेंगे धामी साहब बेरोजगारी पर कुछ काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि धामी साहब जो कुंभ मेले में व्याप्त अनियमितता हुई थी, जिस तरीके से लाखों के टेस्ट फर्जी कर दिए गए थे एक कंपनी के द्वारा, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो आरटीपीसीआर टेस्ट गलत हुए थे, जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं गांव-गांव में लोग परेशान हुए थे कोरोना से। तीसरी बात जो है, हमें अब एक चीज उम्मीद है नेहा जी की पार्टी से, नेहा जी के जरिए हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम जो उत्तर प्रदेश में एक फार्मूला दिया ना राजभर जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि भाई 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री, तो वो वाला काम उत्तर प्रदेश वाला काम ये शायद उत्तराखंड में नहीं करेंगे, 3 ही पर रह जाएंगे। वरना हो सकता है 3 महीने बाद नेहा जोशी जी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको ये नहीं नजर आ रहा, ये वही पुष्कर सिंह धामी है जिन्होंने युवाओं के साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को जोड़ा था, विशाल रैली की थी, बेरोजगारी का आप मसला उठा रही है, वही पुष्कर सिंह धामी है जिस पर युवाओं ने उस वक्त भरोसा किया था। तो सीधा संदेश देने की कोशिश कि इस मसले का निपटारा अब धामी के साथ होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। कल तक ये रोजगार मांगने वाले लोग थे और जिन्होंने उत्तराखंड का भवन घेरा था, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज इनको उत्तराखंड में रोजगार देने वाले लोग बन गए हैं। जिस चीज को ये मांग रहे थे, अब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वही सारी चीजें, वही अपना घोषणा पत्र याद करें, उठाएं, पढ़ें और जो इन्होंने उस समय वादे किए थे अपने नौजवान मित्रों से, वो सारे के सारे वादे अगले 6 महीने में ये पूरे करें। ये इनकी जिम्मेवारी है। नेहा जी, चेहरे बदल देने से किरदार नहीं बदला करते। जहां असल समस्या है वो जो सामंजस्य ना त्रिवेंद्र सिंह रावत बिठा पाए, ना तीरथ सिंह रावत बिठा पाए, और अब तीसरा चेहरा आ गया। और अब तो ये युवा है, वरिष्ठों की बात माननी पड़ेगी। पता चले बार बार दिल्ली से मदद की दरकार पड़ रही है, तो ये कैसे होगा फिर? आशा जी, सुरेंद्र राजपूत जी जिन आदरणीय हरीश रावत जी की बात कर रहे थे, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जब आदरणीय हरीश रावत जी ने 2017 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और बुरी तरह वो दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के। कारण क्या था? पहली बार उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर डबल डिजिट में पहुंची थी आदरणीय हरीश रावत जी के समय पर। कोई कोरोना नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई पैंडेमिक नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार अपने इतने चरम पे था कि पहली बार डबल डिजिट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड को मिला तो वो हरीश रावत जी की लेगेसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को मिली। और मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6.5% का इसमें इंप्रूवमेंट किया। अनफॉर्चुनेटली एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कोरोना से हम जूझ रहे हैं और स्थिति अच्छी नहीं हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी भी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ी तो जाते जाते भी 20,000 सरकारी नौकरियों की सौगात हमारे युवाओं को देकर गए। तो भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से नहीं, 57 संपर्क टूट गया है, लेकिन आपका सवाल सामने आ गया है। सुरेंद्र, जवाब दीजिए। मैं छोटी सी 2 बातें नेहा जी से कहना चाहता हूं। बहुत अच्छी बातें नेहा जी ने कही, लेकिन वो ये कह रही हैं, आपके सामने अभी आंकड़ा उन्होंने गिनवा दिया कि डबल डिजिट में जो बेरोजगारी दर गई थी 6.5%, उसमें हमने बेहतरी की। हाँ, वो अगर यही तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो झूठ है ना आशा जी। आज की डेट में देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं एनएसएसओ के कि आज 23.5% की बेरोजगारी दर है। कहां से आंकड़े इन्होंने ठीक कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, नेहा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। नेहा जी आपको सम्मान रखना चाहिए थोड़ा सा, मतलब आप ऐसा ना कि अगर हम भी एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो आशा जी का शो खराब होगा। सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, मैं आपको 2 बातें कहता हूं कि आज बेरोजगारी की दर 23.5% है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो हमारे में तो मान लीजिए 10% थी, डबल डिजिट में आ गई थी, तो 23% है। एक दूसरी अरे भाई 2 मिनट अब चुप रहिए। दूसरी बात जो ये है, इन्होंने कहा 20,000 नौकरियों की सौगात दी इन्होंने, तो अगर एक भी नौकरी कहीं लगी हो तो वो बताते। सारी की सारी नौकरी भाजपा की तरीके से अटकी पड़ी है, भटकी पड़ी है और लटकी पड़ी है। तो ये अटकाना, भटकाना और लटकाने का काम अगर प्रदेश के युवाओं को आप कहते हैं नौकरियां दी है, तो भाई ऐसा कह लीजिए, आप 2 करोड़ कह लीजिए,
2 करोड़ कह लीजिए, 20 आप कह रही हैं 20,000 नौकरियों का सौगात देते गए तीरथ सिंह रावत है, लेकिन आप तो पेंडेमिक का भी जिक्र खुद ही आप कर रही हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो बिगड़ी स्थिति, वो पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक खत्म थोड़ी हुआ है, तो वो 20,000 नौकरियां आप दे देंगे, उसका क्या भरोसा है? 20,000 नौकरियां बताएं तो। आशा जी आप दो अलग अलग बातें हैं। आप देखिए कि ये जो कोरोना महामारी है, इसका असर खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर पूरे देश में पड़ा है। एक रियलिटी है। अगर कोई नेता या राजनेता इस बात को नकारता है, कोई नकार, मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ राजपूत जी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य शायद आप इतना परिचित नहीं है। मैं आपको जो अधिसूचना जारी हुई है, सरकारी अधिसूचना, कौन से विभाग में कितनी नौकरियां, मैं आपको भेज देती हूँ। उद्यान विभाग में कितनी लग रही है, और सैनिक कल्याण में कितनी लग रही है, और वित्त में कितनी लग रही है। आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके सुरेंद्र जी, आपकी बात नेहा जी ने सुनी, अब नेहा जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे प्रदीप जी का रुख करना है। मैं आपको जो अधिसूचना है सरकार की वो भेज देती हूँ, आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा कि कौन से विभाग में कौन सी नौकरी। लेकिन ये बता दो कि सुरेंद्र राजपूत अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं चाहूंगी आप दोनों 1 मिनट शांत हो जाइए। मैं प्रदीप जी अब आपको जोड़ना चाहती हूँ। सब सवाल ये जो कुछ हो रहा है प्रदेश के भीतर, वहां का युवा, वहां के लोग, ये नौकरियां किस प्रकार मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, या फिर पेंडेमिक को कैसे हैंडल कर पाए, महंगाई किस प्रकार है, वो रहेगा फोकस में, या ये हम जो देख रहे हैं कि 70 में 57 सीटें जीतने वाली पार्टी अगर स्थायित्व नहीं दे पा रही है, अगर 3-3 चेहरे बदलने पड़ रहे हैं, तो क्या ये ठीक 6 महीने 7-8 महीने पहले बीजेपी के लिए एक बहुत गलत संदेश नहीं जाता? अब युवा को ले आकर के क्या अचानक इतना बड़ा बदलाव कर लेगी बीजेपी? नुकसान ज्यादा होगा या फिर भरपाई उसकी हो जाएगी? इतना वक्त है। नहीं, देखिए 4 साल में 3 चेहरे बदलने का नुकसान तो होगा, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। जिस तरह से बदले गए हैं मुख्यमंत्री, और खास तौर से इतने बड़े बहुमत के बाद, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जो मतदाता है उसके ध्यान में वोट देते समय सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पार्टी ने वादे किए थे चुनाव के समय, उसमें से कितना पूरा किया और कितना पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश की। मान लीजिए पूरा नहीं कर पाए, अगर ईमानदारी से कोशिश की तब भी मतदाता इस बात का ध्यान रखता है। और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी को अब वो इस लिहाज से या इस नजर से देखता है कि इनसे बेहतर कांग्रेस पार्टी कर सकती है? उसका जो फैसला होगा उसके आधार पर चुनाव का नतीजा आएगा। तो ईमानदारी के पैमाने पर बीजेपी कहां खड़ी नजर आती है सर? उस ईमानदारी के पैमाने पर जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया कि क्या कोशिश की उस ईमानदारी से? नहीं, देखिए आशा जी, ये हमारे आपके या सुरेंद्र जी के या नेहा जी के कहने से नहीं होगा। मतदाता का परसेप्शन क्या है, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो परसेप्शन है वो निर्णय तय करता है। तो लोगों को अगर लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लग रहा है, अगर लगता है तो नतीजा पक्ष में आएगा। अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कर पाई ये, तो फिर नतीजा उनके खिलाफ आएगा। ये बड़ी बात आपने कही। सुरेंद्र जी उंगली उठा रहे थे। सुरेंद्र जी बताइए, ये जो कुछ चल रहा है आपके लिए कलह फायदे का सौदा बनेगा, या फिर वाकई आपके लिए भी ये सिर्फ उंगली उठा देने से काम नहीं चलेगा? जवाबदेही और आप किस वादे के साथ जाते हैं, मुख्य मुद्दा वो रहेगा। मैं पूरी तरीके से आशा जी आपसे और प्रदीप जी से सहमत हूं। प्रदीप जी वरिष्ठ हैं, कई बार मैं असहमत होता हूं इनसे। मैं आपको 2 बातें बड़ी साफ कहता हूं। नंबर 1, अगर इन लोगों ने वादे कोई पूरे करने की कोशिश की होगी तो निश्चित तौर पर इनको मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती। आज तो ये ओम प्रकाश राजभर के फार्मूले पर चल रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 2 बाकी है। हो सकता है अगली मुख्यमंत्री नेहा जोशी जी हो, हम तो शुभकामनाएं इनको भी देंगे, कम से कम हमारे साथ बैठी हुई है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर इन्होंने वादे पूरे किए होते तो इनको इस तरीके से मुख्यमंत्री क्यों बदलने की जरूरत पड़ती? मैं उनसे पूछ लेती हूं, लेकिन पहले ये बताइए, जो नेहा जी कह रही थी कि डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पहुंच गया आपकी सरकार में, हरीश रावत की सरकार में, उसका क्या जवाब देंगे इस बार जब आप जनता के पास जाएंगे? उदाहरण क्या पेश करेंगे? मैं आपसे बताता हूं पूरी तरीके से। मैंने कहा ना कि हमने हरीश रावत जी के समय में 32,000 नौकरियां दी थी, और इन लोगों ने इतनी हाई होप दे दी थी उत्तराखंड के वासियों को, वो उस भ्रम में आए।
तो आज उनको पता चल गया है कि हरीश रावत ने कम से कम 32,000 नौकरियां तो दी थी, ये लोग तो 320 नौकरियां नहीं दे पाए हैं, न कुमाऊं को न गढ़वाल को। अब इन्होंने एक नया क्षेत्र पैदा कर दिया, देसी पहाड़ी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। आज उसी मैदान वाले एरिया से एक मुख्यमंत्री को बना करके इन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि गढ़वाल वाले भी किनारे हो और कुमाऊं वाले भी किनारे हो, हम तो खटीमा वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम अफवाही गैंग हैं और गुमराही गैंग है। ये अफवाही गैंग और गुमराही गैंग वाले सिर्फ गुमराह करते हैं। उत्तराखंड का नौजवान समझ चुका है, वो उचित जवाब देगा। ठीक है नेहा जी, आंकड़ा बताइए कितनी नौकरियां दी? आशा जी, सबसे पहले तो जो अभी ये रीजनलिज्म की बात करी ना सुरेंद्र राजपूत जी ने, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठाकुर, ब्राह्मण, और अब ये नया लेके आए हैं कुछ शिगुफा यहाँ पर मैदानी पहाड़ी। यही कारण था कि कांग्रेस आज अस्तित्व ढूंढ रही है अपना उत्तराखंड में। आज चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हुए आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति। आज पुष्कर सिंह धामी सीमांत क्षेत्र से विधायक हैं, वो उत्तराखंड के बेटे हैं, आज उनको इन्होंने मैदानी बता दिया। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस अच्छा, वो विधायक कहाँ के हैं? इसको निकाला, इनको नकारा। नेहा जोशी जी विधायक कहाँ से हैं? वो जी कभी विधायक खटीमा से है? जी कभी विधायक खटीमा से है? कोई आइडिया है आपको उत्तराखंड का? उत्तराखंड आइए, स्वागत करेंगे हम आपका। थोड़ा समझिए उत्तराखंड के हमारा तो बचपन गुजरा है उत्तराखंड में। कोशिश ना कीजिए, हमारा तो बचपन गुजरा है। नेहा जोशी जी कहाँ का विधायक है? सुरेंद्र जी, वो कहीं से भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अगले 6 महीने क्या दर्शाते हैं प्रदेश की जनता को, फर्क तो इससे पड़ेगा। कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को बताने की कि देखिए कैसे मैदान और पहाड़ को साधा गया है, किसको छोड़ा गया है और किसको साथ लिया गया, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है? वो कहां से आते हैं? महत्वपूर्ण ये है, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो उसे कितना पूरा कर पाते हैं और विश्वास कितना जनता का हासिल कर पाते हैं। मुश्किल जरूर है ये डगर, लेकिन धामी को ही तय करना है कि इस पर कितने सुगमता से वो आगे बढ़ेंगे। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेहा जोशी, सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।